नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी के बीच आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की आरक्षण व्यवस्था का ब्यौरा देते हुए बताया कि यूपी में जिला पंचायत की 27 पद अनारक्षित, 12 महिला, 27 ओबीसी और 16 एससी में आरक्षित किए गए। कल सरकार ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी है त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन के लिए उसको जारी किया था और उस पॉलिसी के अधीन उसके प्राविधानों के तहत जो रिजर्वेशन बने हैं 75 जिला पंचायतों के उनका आदेश आज जारी किया गया है और वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 75 जिले हैं जिनमें 16 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं और उसमें 16 के अंदर 6 अनुसूचित जाति महिला के लिए हैं। इसी प्रकार पिछड़ी जाति महिला के लिए 7 हैं और कुल पिछड़ी जाति में 20 हैं। 7 महिला के लिए उसके अंदर आरक्षित है। सामान्य सीटें 27 हैं और महिलाओं का आरक्षण 12 है सामान्य में। तो सामान्य में और अनुसूचित जाति और पिछड़ा जाति ये तीनों मिलाकर 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये 6 सीटें अनुसूचित जाति स्त्री के लिए आरक्षित हैं और कुल अनुसूचित जाति के लिए 16 पद आरक्षित हैं। इनके नाम भी आपको मिलेंगे, जैसे अनुसूचित जाति स्त्री में शामली, बागपत, लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, ये अभी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसी तरह पिछड़ी जाति में 7 हैं महिलाओं के लिए और 13 अन्य पिछड़ा वर्ग में, यानी 20 कुल हैं पिछड़ा वर्ग के लिए और 12 स्त्री के लिए है और 27 अनारक्षित हैं। तो ये सूची अभी आपको मिल जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। क्षेत्र पंचायतों के संबंध में 826 पद में 5 पद शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। कल आप पूछ रहे थे वो कहाँ कहाँ पर है, तो इसमें 2 पद सोनभद्र में है, एक ललितपुर में है, एक देवरिया में है और एक बलिया में है। उसके बाद 171 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें 86 पद स्त्रियों के लिए हैं और उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग में 223 सीट कुल आरक्षित हैं और स्त्रियों के लिए 97 है। ये ब्रेकअप है, यानी कुल स्त्रियों के लिए 826 में 300 सीटें आरक्षित हैं। ये क्षेत्र पंचायत का रहा। इसी तरह जो 58,194 ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए भी विकास खंडवार किस विकास खंड में कितने प्रधानों का पद किस श्रेणी में आरक्षित होगा, ये सूचना और ये आदेश जारी कर दिया गया निदेशक के द्वारा और आपके लिए इन्होंने जिले वाइज बनाकर एक सूचना आपके फोल्डर में रखी गई है जिससे आपको सहूलियत होगी। अब ग्राम पंचायतों के बारे में डायरेक्टर आपको ब्रीफ करेंगे। लखनऊ में जमीन के डिजिटल दस्तावेजों के वितरण के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को डिजिटल दस्तावेज भी दिए। 11 जिलों के 1001 गांवों के ग्रामीणों को इससे फायदा होगा। इससे ग्रामीणों को बैंक से लोन लेने में भी आसानी होने वाली है। 11 जनपदों के 101 ग्राम पंचायतों के 1,57,244 से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेखों यानी घरौनी के डिजिटल वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर और साथ ही साथ ऑनलाइन डिजिटल खसरे के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि स्वामित्व योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता
और हर एक गरीब के लिए उनके मन में जो भाव है उस भाव को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, पस्त थी और लोग कोरोना में केवल अपनी जान की परवाह कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और प्रदेश सरकार अपने गांवों की, गरीबों की, किसानों की और उन गरीब आबादी की चिंता कर रही थी जो पुश्त दर पुश्त अपना मकान बना करके गांव में रहते तो थे, लेकिन उस जमीन का मालिक कभी नहीं बन पाते थे। इसके कारण दो समस्याएं पैदा होती थी। एक, अगर कभी दुर्भाग्य से मकान टूटा तो दबंग लोग उस जमीन पे लोगों को, गरीबों को फिर से मकान नहीं बनाने देते थे, और एक व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी नाम उसके नाम पे जमीन न होने के कारण अगर मकान एक बार क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, तो फिर उस जमीन को फिर से मकान बनाने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे। कभी लेखपाल, कभी राजस्व के किसी कर्मी के माध्यम से, या फिर कभी किसी गांव के दबंग के माध्यम से पैसा वसूली होता था, और गरीब उससे हमेशा वंचित रहता था, प्रताड़ित रहता था, पीड़ित रहता था। अपनी भूमिका कभी भी वह मालिक नहीं बन पाता था। दूसरा, किसी गरीब के सामने अपना व्यवसाय या कोई कारोबार प्रारंभ करने की कोई बात सामने आती थी तो वह व्यक्ति हमेशा उससे वंचित रहता था, क्योंकि उसके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी। मकान तो होता था, मकान कितना भी आलीशान हो, लेकिन अगर बैंक से लोन लेना हो, ऋण लेना हो, तो उन स्थितियों में ये एक समस्या उसके सामने आती थी कि आखिर ऋण कहाँ से वो ले। बैंक जमीन के कागज मांगता था, जमीन के कोई कागज उसके पास होते ही नहीं थे। स्वामित्व योजना कोरोना कालखंड में आप सब जानते हैं 24 अप्रैल 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया, और तब से लेकर के प्रदेश ने जो कार्य किया है ये बहुत उल्लेखनीय है कि पहले दिन से ही उत्तर प्रदेश ने जो छलांग लगाई है, पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर इस पूरे कार्यक्रम और पूरी योजना के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 82,913 ग्रामों को सूचित किया गया है, और स्वामित्व योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का अद्यतन सर्वेक्षण कराकर ग्राम योजनाओं के लिए समुचित भू अभिलेखों का निर्माण, उस भू अभिलेख के आधार पर ग्रामीण जनता को सहज रूप से वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराना तथा ग्राम पंचायत के विकास के लिए संपत्ति कर का समुचित विनिश्चय आदि भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी गांव हमारे स्वावलंबी होंगे, व्यक्ति के साथ साथ हमारी ग्राम पंचायतें भी इस योजना के माध्यम से स्वावलंबी बनेंगी, और हर एक व्यक्ति इस योजना का लाभ भी उपलब्ध कर पाएगा। टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है, ये आपने कोरोना कालखंड के दौरान किए गए विभिन्न रचनात्मक कार्यों के माध्यम से देखा होगा, महसूस किया होगा, और आज फिर जब इस योजना को हम लोग लागू कर रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा कि एक साथ 1,57,000 से अधिक लोगों को एक साथ स्वामित्व योजना का लाभ 1,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जा रहा है। तकनीक के महत्व को हम लोगों को अपने जीवन में समझना होगा और उसके महत्व को अपनाने के लिए सदैव प्रेरित भी करना होगा, और ये आज इस रूप में हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले लेखपाल जाते थे, वे नापते थे, और फिर उसमें उनके नाप जोख में भी कभी कभी बहुत सारी शिकायतें आती थी। अब तो ये सभी कार्य हो रहा है ड्रोन से हो रहा है। ड्रोन सर्वे के आधार पर एक एक इंच भूमि को नापने का काम किया जा रहा है, और उस आधार पर हर एक घर के बारे में सही जानकारी और उसको अभिलेख में उसी रूप में दर्ज करने का कार्य भी किया जा रहा है। इस तकनीक के इस महत्व को हम लोगों को समझना होगा, और इस महत्व के माध्यम से
जो आज ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को इस योजना का लाभ उपलब्ध हो रहा है, यह सचमुच एक नई क्रांति है जो गरीबों को उनका हक देने के लिए, किसानों को उनका हक देने के लिए भारत सरकार के स्तर पर किए गए परिणामों का प्रयास है। सुल्तानपुर पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने जिला पंचायत सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर सराहना करते हुए बजट की खूबियां भी गिनाई हैं। मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी के बावजूद आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ बढ़ते हुए बजट पेश किया गया है। बजट में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि आपकी स्वास्थ्य बजट, केंद्रीय स्वास्थ्य बजट लगभग 135% की बढ़ोतरी के साथ पूरे देश में लिया गया है, जो 2,23,000 करोड़ रुपया का ये बनाया गया है। इसमें NIV पूना जैसे जो जांच लैब है, जो हाई टेक्निक के लैब हैं, 4 और स्थापित होना है हमारे देश में, जिसमें एक हम लोग ने मांग किया है और इसका पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चला भी गया है और हम लोग स्वयं जाके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा अगर वो उस तरह का लैब हमको मिल जाएगा। बस्ती में एसपी हेमराज मीणा के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह के 2 युवकों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने बताया कि ये आरोपी एटीएम की हेराफेरी करके पैसे निकालने और गांजा तस्करी में लिप्त थे। आरोपियों के पास से 2 किलो 300 ग्राम गांजा, अवैध हथियार और एक बाइक भी बरामद की गई है। इन लोगों का था बुजुर्ग महिलाओं के एटीएम में हेरा फेरी करके और ये लोग पैसा निकालते थे और इनके द्वारा जो गिरफ्तार करने वाली टीम है 2 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। हमारी स्वाट टीम, सर्वलांच टीम और इंस्पेक्टर सोनहा द्वारा अपनी टीम बनाकर इनको गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से 315 बोर का एक कट्टा बरामद हुआ है और एक जिंदा कारतूस है, 2 खोखे बरामद हुए हैं। अयोध्या में निधि समर्पण संपर्क अभियान के लिए मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नेतृत्व में भव्य राम यात्रा निकाली गई। केसरिया रामनामी गले में डालकर बाजार से लेकर घर घर संपर्क करके मंदिर निर्माण के लिए धन जमा किया जा रहा है। इस अभियान के साथ चल रहे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि पूरे देश से मंदिर के लिए सहयोग राशि मिल रही है। अभी सही आंकड़ा नहीं दिया जा सकता, लेकिन जितनी अपेक्षा थी उससे कई गुना ज्यादा धनराशि जमा हो चुकी है। सारे भारतवर्ष में भगवान की जन्मभूमि पर बनाए जाने वाले मंदिर के लिए घर घर से प्रत्येक जन से श्रद्धा समर्पण स्वीकार करने का ये कार्यक्रम है। 15 जनवरी मकर संक्रांति को शुरू किया। रविदास जयंती 27 फरवरी तक चलेगा। सड़कों पर, मोहल्लों में जाना और श्रद्धाएं स्वीकार करना। रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना इलाके में 2 तेज रफ्तार बाइक्स की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक पूरी तरह से टूट गईं और इस हादसे के चलते बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत अभी भी गंभीर है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल शुरू की है, जबकि घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बाइक सवार मृतक उन्नाव जिले का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा मृतक खीरो थाना इलाके के पाहो गांव का रहने वाला है। गुरबख्शगंज थाने में डकिया के पास एक्सीडेंट हुआ है। 2 बाइकें आपस में लड़ी हैं, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया है। उसमें एक महिला है जिसको चोट लगी सर पे, हेड इंजरी है, और महिला का हस्बैंड है, उसका नाम है राजपाल है, वो एक्सपायर हो गया है। गुरबख्शगंज थाने के अंतर्गत पड़ता है ये। दोनों बॉडी को मर्चुरी में रखवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। बाकी महिला को हेड इंजरी है, उसको एडमिट कर दिया गया, उसको इलाज चल रहा है उसका।
अलीगढ़ में एक दिव्यांग लड़के के साथ मारपीट का एक मामला भी सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि उसके पड़ोसियों ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कार्रवाई शुरू की है और पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक पीड़ित दिव्यांग की हालत अभी भी गंभीर है। थाना गोंडा क्षेत्र में एक दिव्यांगजन के साथ मारपीट की सूचना पुलिस को मिली थी और उनकी तहरीर के आधार पे उनका तुरंत ही मेडिकल कराया और 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है, जिसमें FIR लिख ली गई है और उनमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। गोंडा से रेफर होकर लड़ाई झगड़े में चोट लगी हुई थी, उस पेशेंट को यहाँ लाया, हमने अटेंड किया, उसकी डॉक्टरी मुआयना की जिसमें काफ़ी उसकी चोटें शरीर पे मौजूद हैं। इसका हमने मुआयना करते हुए उसका इलाज किया और अग्रिम इलाज के लिए उसके साथ भर्ती कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, उसकी जो चोटें लगी हुई है क्या वो ऐसा लगता है कि उसके साथ मारपीट की गई है? हाँ बिल्कुल, मारपीट की ये चोटें हैं और काफ़ी बेरहमी से लग रहा है पीटा गया। वहीं जौनपुर में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए युवक की गुरुवार की रात बक्शा थाने में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक चक मिर्जापुर गांव का रहने वाला था और उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इसके कुछ देर बाद देर रात शख्स की मौत हो गई और आनन फानन में रात में ही पुलिस को शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में पहुंचाया गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद गांव के लोग जिला अस्पताल पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ एसपी ने मामले में थाना प्रभारी और 3 अन्य पुलिस वालों को तत्काल निलंबित कर दिया। घटना की जानकारी होने पर डीएम एसपी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर जाम खत्म कराया। व्यक्ति कृष्णा यादव को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था, उस पर लूट का आरोप था और ये पुलिस का कहना है कि उनके घर से कुछ बरामदगी भी हुई थी, कैश की और कुछ मोबाइल्स वगैरह की। रात में उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको CHC ले जाया गया और जहां से फिर जिला अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसको पुलिस अभिरक्षा में उसके साथ जाती हुई और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मौके पे हम लोग परिजनों से मिले, वार्ता की गई और उनको भरोसा दिलाया गया है कि अगर कहीं पे भी कोई इस तरह का गलत कार्य किया गया है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। 27 सितंबर 2020 में DRDO साइंटिस्ट के अपहरण के मामले में खुलासा करने पर सीएम योगी ने नोएडा पुलिस को 5 लाख का इनाम देने का ऐलान किया था। यह इनाम अब नोएडा पुलिस को सौंप दिया गया है। इस बीच पुलिस महकमे में खुशी भी है। वहीं प्राइम न्यूज संवाददाता नरेंद्र ठाकुर ने पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार से खास बातचीत भी की है। वैज्ञानिक का किडनैप होने पर नोएडा पुलिस ने जो खुलासा किया, आइए बात करते हैं पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह से। सर, पुलिस ने एक अच्छा काम किया, खुलासा कर सकते हैं था सर पूरा मामला। सितंबर माह में एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर और महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट है, उनको लोगों ने उनको किडनैप कर दिया। उसको इस कार्य को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही कमिटमेंट के साथ कुछ चंद घंटों में ही पुलिस की टीम ने, 21 लोग थे, उस टीम ने इसका अनावरण किया था। न केवल अपराध व्यक्ति को सकुशल छुड़ाया था, बल्कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अपराध किया था और उसकी कॉन्स्पिरेसी में, उन सभी को गिरफ्तार किया गया। इसी पर शासन के द्वारा 5 लाख का इनाम इस टीम को दिया गया। देखिए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह जिन्होंने बताया कि कुछ माह पहले जो वैज्ञानिक का जो किडनैप हुआ था उसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की गई थी और आज पुलिस आयुक्त कार्यालय 108 में उसको सभी जो टीमें जो लगी हुई थी खुलासे में उनको आज दिया गया है। ग्रेट नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, प्राइम न्यूज, उत्तर प्रदेश। बाराबंकी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 13 जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपियों के पास से लाखों रुपए भी बरामद हुए हैं। आरोपियों के पास से कई वाहन भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। पुलिस काफी समय से इन आरोपियों की तलाश लगातार कर रही थी। हैदरगढ़ पुलिस टीम द्वारा और क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें मुखबिर की सूचना पे ये पता चला कि रामबख्श तिवारी के आम के बाग में तमाम लोग आकर के बहुत बड़े पैमाने पर जुआ खेलते हैं
और इसके बाद ये एक टीम एक आरक्षी को वहाँ पे भेजा गया सादे वस्त्रों में ये तस्दीक करने के लिए कि वहाँ पे ये जुआ चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके बाद उसकी सूचना पे कई टीमें बना करके घेराबंदी की गई और इसमें 13 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। इनके पास से 2,270,000 रुपये और 7 वाहन बरामद हुए हैं। मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा में भारतीय किसान यूनियन की किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। वहीं महापंचायत में शामिल हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अपने संबोधन में उन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानूनों पर हमको आपत्ति है और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सरकार के इस कानून को पूरी तरीके से किसानों के लिए काला कानून बता दिया है। साथ ही उन्होंने मंच से संबोधित करके सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, कोई किसी बिरादरी का नहीं, सब किसानों का मंच है, सर्वजातीय मंच है, कोई वो नहीं है बातचीत जो आज आप लोगों को देखने को मिल रहा। नए सरकार की कितनी किरकिर हो रही हमारे खिलाफ बोलने पे। हम ऐसे आदमी ये किसान यूनियन ओके हम अपने खिलाफ, हमारे खिलाफ कोई वो नहीं है। हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे में कोई कमी नहीं है। आपको लगता है सरकार बैकफुट पर जाएगी? नहीं जाएगी, फिर जाएगी, क्या होगा? 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन आपकी तरफ से डिक्लेयर किया गया किसान। चलो देखेंगे, उसमें भी कर रहे हैं, कोई फेरबदली कर देंगे कोई। फिरोजाबाद के बौद्धा आश्रम मंदिर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और चोरों ने ताले तोड़कर दानपात्र और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वहीं गेटमैन की संदिग्ध हालत में उनका शव मिला है। घटना की सूचना से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर एसएसपी समेत फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यहाँ पे प्रातः सूचना मिली थी पुलिस को करीब 6 बजे के आसपास कि यहाँ जो मंदिर है वहाँ पे चोरी हो गई है, कुछ दानपात्र के ताले टूटे हैं। उस पर पुलिस तत्परता से यहाँ पहुँची। जानकारी मिली कि 7-8 दानपात्र हैं, जिसमें रेजगारी को छोड़ करके कुछ कैश उसमें दान रखा हुआ था, वो चोर ले गए हैं। इस तरह की घटना है। हम लोग यहाँ पे मौका मुआयना किया गया, देखा गया कि मंदिर परिसर में या मंदिर के अंदर कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। पूरे मंदिर परिसर में 2 गेट हैं। एक गेट के पास बाहर एक कैमरा है जिसका एक फुटेज आ रहा है, जिसमें 2 लोग संदिग्ध हैं जो चेहरा ढके हुए हैं, वो अंदर घुसते दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर के हजूर नगर खेत में गला कटा शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जी मेरा भतीजा था ये कुतनूद नाम था उसका। ये शाम के टाइम पानी देखने के लिए गया था, ऐसा करीबन 6 बजे करीब जंगल में। तो ये वहाँ से लौट कर नहीं आया। इसकी घरवाली जो फरजाना अपने घर गई हुई थी बसझाड़ा इसकी शादी हुई। तो 4 बजे तक ये घर पर नहीं आया। तो हम तो सोचते रहे, इसकी माँ भी सोचती रही, सब जो है निचले वाले सोचते रहे अपने कमरे में पड़ गया होगा, लेकिन जो घर नहीं आया। इसकी माँ ने सुबह 4 बजे देखा तो यह कमरे में नहीं था। थाना शाहपुर क्षेत्र में एक गांव पड़ता है हुजूरपुर। आज सुबह सूचना आई कि वहाँ पे एक खुशनूद एक युवक है जिसकी उम्र 32 वर्ष है। उनके पिता का नाम मेहरबान है। उनका शव उनके खेत के पास ही पड़ा हुआ है, रक्त रंजित हालत में। सुबह हम लोग पहुँचे मौके पर, घटनास्थल पर, तो देखा उनका गला जो है चापड़ से काटा हुआ है और डेड बॉडी वहीं खेत के पास उनकी पड़ी हुई थी। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट और जो फील्ड यूनिट की टीम है वो मौके पर काम कर रही हैं। सब अपना जितना भी आसपास से घटनास्थल से सबूत तलब कर सकते हैं वो करे जा रहे हैं। पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जिला विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ऑफिस से जिम्मेदार डीआईओएस सहित उनके कर्मचारी भी नदारद मिले। साथ ही ऑफिस परिसर में स्थित पुस्तकालय सहित परिसर में गंदगी मिलने पर डीआईओएस को फटकार लगाई है और जवाब भी तलब किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का और जिला पुस्तकालय का आज औचक रूप से निरीक्षण करा गया। यहाँ पे कई लिपिक और कार्यालय के स्टाफ
समय से ऑफिस नहीं पहुंचे हुए थे, वो मौके पे अपनी सीट पे नहीं मिले हैं। उनका वेतन काटा जा रहा है, स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। ऑफिस के कई कमरे ऐसे मिले जहां पे काफ़ी गंदगी थी और सामान अव्यवस्थित रूप से पड़ा हुआ था। इसमें DIS का स्पष्टीकरण लेते हुए उनको 15 दिन का समय दिया जा रहा है कि 15 दिन में चीज़ों को व्यवस्थित कर लें। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, निष्प्रयोज हो गई हैं, उनको नियम से निस्तारण कराएं। कई कमरे ऐसे थे जहां पे गंदगी थी और अव्यवस्था थी। साथ ही साथ जो जिला पुस्तकालय है उसको बेहतर करने की योजना बनाई गई है। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।